तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में। आज देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही कमाल का चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। और इसको हम निपटाने वाले हैं इस तरह से कि इसमें से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, आपकी नजर पड़े और आपका पेन स्टार्ट हो जाए। मतलब ऐसी तैयारी करनी है इस चैप्टर की। तो क्यों? क्योंकि इजी चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर्स आने वाले हैं लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो थोड़े से ट्रिकी है, वो थोड़े से डिफिकल्ट है। बट ये जो आपके शुरू के दो चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर इन दोनों चैप्टर को आप थोड़ा सा पढ़ के थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करोगे ना, तो आप इसको पूरा अच्छे से कर सकते हो। और बाकी रही बात बुक की, तो बुक तो आप सॉल्व करते ही हो। आपको ये तो आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के इसमें से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, ये तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। और अगर नहीं भी है, चलो मैं मानता हूं जिसको नहीं भी है वो आज इस वीडियो को देखो। ये जो वन शॉट लेक्चर रिवीजन सीरीज है ना, ये आपकी तैयारी के लिए, मैं सच बता रहा हूं, वरदान साबित होने वाला है। वरदान। क्यों? क्योंकि आप पहले से स्कूल में पढ़ चुके हो, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है 50% तो आइडिया होगा ही होगा आपको इसका। और यहां जब आप वन शॉट लेक्चर रिवीजन देखते हो, तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है, वैसे ही आपका रिवीजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो, आप समझते भी हो। आप खुद लिखोगे, मैं तो कहता हूं कॉपी पेन लेकर बैठो और अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। इवन आपके पास नोट्स है तब भी क्या दिक्कत है? अरे हाथ चलते रहेंगे। सपोज करो आपने 1.5 घंटे का लेक्चर देखा, 2 घंटे का लेक्चर देखा, तो कुछ उसका बेनिफिट होना चाहिए ना। बेनिफिट तब होगा जब आप कॉपी पेन लेके उसको राइट डाउन करोगे। और अगर आपने ये आदत डाल ली ना, ये अच्छी आदत डाल ली, मैं सच बता रहा हूं, बिलीव मी, आपका आधे से ज्यादा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। आधे से ज्यादा तैयारी आपकी वैसे ही हो गई। 90+ लाना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। 90+ के लिए आप दो सब्जेक्ट को बस कर लो अच्छे से, मैथ्स एंड साइंस। अगर इन दो सब्जेक्ट में आप 90+ ले आए, तो सीबीएसई 10th में 90+ लाना है ही क्या? मैं बता रहा हूं ना। और हमने तो क्लास 10th के लिए एक नई सीरीज भी बना दी है, एक टेस्ट सीरीज भी बनाई है, जिसमें पार्ट वाइज टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। 24 नवंबर से हमने स्टार्ट भी कर दिया है, मैथ्स और साइंस दोनों के लिए। तो जो बच्चे इसमें एनरोल किए हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, उनको तो पता ही है। जो नहीं किए वो भी जाके चेक कर सकते हैं एक बार। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में ही, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। ये तो रही बात टेस्ट सीरीज की। अब हम बात करेंगे आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसकी, यानी एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने अभी तक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट लेक्चर देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा है वो जाके हमारे चैनल पे देख सकता है, ठीक है। बहुत ही कह सकते हैं प्रिसाइज वे में मैंने उस वन शॉट लेक्चर को तैयार किया है, तो एक बार उसको देख ले। अगर आप उसको देख लोगे ना, और जो पीवाई की सॉल्यूशन मैंने करवाया है वो देख लोगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, आपकी तैयारी गारंटी से बहुत अच्छी हो जाएगी। इस चैप्टर में भी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद, पहले तो मैं इसको दो पार्ट में बांटने वाला हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। क्योंकि एक साथ फिर वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा है कि इसको दो पार्ट में बांट के मैं रिलीज करूंगा। लेकिन इसका जो पीवाई की सॉल्यूशन आपके लिए आएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये मान के चलो। उससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर में मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूं ना। अब अब कमबैक होगा। अब जिसका भी कमबैक नहीं हुआ है, अब कमबैक होने वाला है। क्योंकि अब मजा आएगा। अब तक जो किया वो किया, अब खुद के लिए कुछ करना है। तो अगर आपको अब खुद के लिए कुछ करना है, अब आपको मजा लाना है, तो अब तैयारी कर दो, अब तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज के इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आज के इस चैप्टर में। तो वो सबसे पहले ज्यादा जरूरी है ना कि हम हेडलाइंस को पढ़ें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट, ठीक है। मैं एसिड बेस सॉल्ट का एक इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर में, हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखेंगे। जाहिर सी बात है, चैप्टर का नाम ही है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है।
उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। फिर रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस, एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन एंड पीएच। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। ये तो देखो सिर्फ एक हेडलाइन है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये तो टॉपिक्स है, हम इसके अंदर जो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मैंने बोला ही नहीं है। कितनी सारी हम रिएक्शन, कितने सारे हम क्वेश्चन करेंगे, वो चीज मैंने अभी तक नहीं बताई है। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है, आपको छोड़ना नहीं है वीडियो को। वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। एकदम होता है ना कि आपको छोड़ना ही नहीं है और लास्ट तक देखना है बिल्कुल। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप यकीन मानो माय फ्रेंड, आपको जरूर बेनिफिट होगा, 100% होगा। ठीक है। और जो भी मन में अगर आपने कोई शंका रखी है कि 90+ आएंगे कि नहीं आएंगे, निकाल दो। मैं तो कहता हूं साफ, मोटिवेट होके पढ़ाई करो ना। मोटिवेट हो, पूरी तरह से मोटिवेट रहो। क्या दिक्कत है, आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, मैं तो अपनी तैयारी पूरी रखूंगा ना। मैं तो सब कुछ करके जाऊंगा। फिर चाहे पेपर कितना भी हार्ड आए, वो फिर किस्मत है, वो पेपर वाले दिन किस्मत वाली बात आ जाएगी। लेकिन मैं अपनी तैयारी कमजोर करके नहीं जाऊंगा। ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, ये वाला जो आपके अंदर एक एटीट्यूड है, ये होना चाहिए आपको क्लास 10th में अगर करना है कुछ। और आप फाड़ दोगे पेपर में, मैं सच बता रहा हूं। थोड़ा सा भी अगर आप सीरियस हो जाओ, अभी भी 2 महीने है आपके पास। अगर अभी भी आप अच्छे से सीरियस हो गए ना, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, मैं बता रहा हूं। चलो, अब आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। तो सबसे पहला चीज है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में दो चीजें आती है, एसिड्स और बेसिस, हमें इन दोनों को समझना है। ठीक है। सॉल्ट पे हम बाद में जाएंगे, पहले मैं एसिड बेस के बारे में बताऊं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी नींबू चाटा है, या फिर नींबू का पानी तो पिया ही होगा आपने। और नींबू को ऐसे अगर आप घर में देखते भी हैं, काट के ऐसे ऐसे स्क्वीज करेंगे और उसके बाद जो उसका रस गिरता है, कभी नींबू का रस चखा है? चखा तो होगा आपने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने ना चखा हो। है ना, कैसा लगता है, कैसा टेस्ट होता है उसका? एकदम खट्टा खट्टा, है ना, एकदम खट्टा खट्टा। तो सबने नींबू को टेस्ट किया, नींबू की शिकंजी भी पी है, चाट कुलचे के ऊपर भी पड़ता है नींबू। तो आपको पता तो है नींबू का कि एकदम खट्टा टेस्ट होता है। कभी ये सोचा है कि इसका टेस्ट खट्टा क्यों होता है? ये तो आपको पता चल गया है कि इसका टेस्ट खट्टा होता है, खट्टा क्यों होता है ये कभी नहीं सोचा आपने। और एक और एग्जांपल देता हूं। साबुन है, घरों में हम साबुन यूज करते हैं ना नहाने के लिए भी। कभी ऐसा हुआ है नहाते नहाते ऐसे मुंह पे साबुन लगा रहे थे, एकदम से जीभ पड़ गई और जीभ ने क्या किया, साबुन को टच किया, तो एकदम से उसका टेस्ट आपने देखा होगा, एकदम बिटर टेस्ट होता है। कैसा बिटर टेस्ट? तो वो क्यों होता है ऐसा, कभी आपने सोचा? तो ये जो मैंने दो एग्जांपल दिए, एक मैंने दिया सबसे पहले नींबू का, दूसरा मैंने दिया साबुन का, सोप का। इन दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। आपने ये चीज देखी, इनका टेस्ट ऐसा ही क्यों होता है? वाई? ये वाला सवाल आपने कभी नहीं किया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है। अब आप पूछोगे कैसे एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है, और नींबू से और साबुन से एसिड या बेस का क्या मतलब है? अरे सिंपल सी बात है, देखो, नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, यानी कि नींबू के अंदर भी एसिड होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा। और हमारा जो साबुन है वो क्या है, वो एक टाइप से बेस है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा होगा, एकदम क्षारीय, यानी कि बिल्कुल बिटर टेस्ट होगा। तो यहां पर हमारा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज जो अगर मैं कोई कहूं एसिड के लिए, अगर आपको टेस्ट करके बताना है, वैसे तो टेस्ट मत कर लेना, कई खतरनाक भी एसिड होते हैं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। एसिड का बिहेवियर होता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, सोर। ठीक है। और जो हमारा बेस है उसका टेस्ट होता है एकदम बिटर। एसिड और बेसिस का टेस्ट वाइज मैंने बता दिया है। अब एसिड बेस को पहचानने के लिए हम कई सारे तरीके अपनाते हैं। अभी तो मैंने आपको एसिड और बेस भी अच्छे से नहीं समझाया, अभी तो सिर्फ टेस्ट वाइज बताया है। लेकिन और भी तरीका है एसिड और बेस को बताने का, सिर्फ टच करने का नहीं, बहुत सारे तरीके हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से एक लिटमस टेस्ट आता है। अब लिटमस पेपर आपने देखे होंगे। लिटमस पेपर, अगर आप केमिकल
लैब में गए होंगे कभी, या केमिस्ट्री लैब में कभी गए होंगे, तो आपने देखा होगा, अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा कि लिटमस पेपर रखे रहते हैं। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये तो करवाया भी जाता है बच्चों को, एसिड बेस एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करते हैं, लिटमस पेपर को डाल देते हैं, लिटमस पेपर को डालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में। अगर वो सॉल्यूशन मेरा एसिडिक होगा, यानी वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा मतलब वो एसिड है, तो वो क्या करेगा, उसका कलर चेंज करेगा। और जो बेस है वो भी क्या करेगा, वो भी उसका कलर चेंज करेगा। अब कलर किस में चेंज होता है ये अभी मैं नहीं बताऊंगा वैसे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं याद करने के लिए। देखो, एसिड हमारा हमेशा रेड कलर में चेंज होता है, कभी भी किस में चेंज होता है, रेड कलर में। यानी ब्लू लिटमस पेपर अगर मैं लूं, तो वो उसको किस में चेंज कर देगा, ब्लू को किस में चेंज करेगा, रेड में। और अगर मैं रेड लूं, इसका उल्टा करूं, रेड लिटमस पेपर लूं, ठीक है, अगर मैं उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालूं, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो बेस हो, उसमें अगर मैं वो लिटमस पेपर डालूं जिसका कलर क्या है, रेड, ठीक है, उसको अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो उसका कलर क्या होना चाहिए, चेंज होके इसका उल्टा होना चाहिए, ब्लू हो जाएगा। सिंपल, दो कलर याद रख लो, रेड एंड ब्लू। एसिड के लिए रेड में चेंज होगा, बेसिक के लिए ब्लू में चेंज होगा, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, ऐसे याद कर लो। दो कलर है, एक रेड और एक ब्लू। इसमें भी ट्रिक है, अगर आपको पता करना है बेसिक किस में चेंज होगा और एसिडिक किस में चेंज होगा, तो ऐसे याद करो, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू। तो यानी जो मेरा बेस है वो ब्लू में चेंज कर देगा, और जो मेरा एसिड है वो रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। अब एक बार इसको पढ़ लो। द सॉर एंड बिटर टेस्टेस ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस आर प्रेजेंट इन देम। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अभी हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, वो तो मैं बता ही चुका हूँ नींबू वाले एग्जाम्पल से। नींबू तो सबने ही चखा होगा, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने नींबू ना चखा हो, है ना। और दूसरा देखो, चेंज किस में हो रहा है, ब्लू लिटमस चेंज हो रहा है रेड में, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस को डाला, किस में चेंज हुआ, नीचे देखो, जहां तक ये सॉल्यूशन में गई है, ये पट्टी पट्टी ही होती है लिटमस पेपर, ठीक है। जैसी ये पट्टी मेरी इस सॉल्यूशन में जितना भी गया वो क्या हो गया, वो रेड हो गया, कलर चेंज हो गया। और जैसे ही ये रेड हुआ, इसका कलर चेंज हुआ, मेरे दिमाग ने सिग्नल दिया, इसका मतलब ये क्या है, अरे ये एसिड है, सिंपल। और जैसे ही बेस को, अगर मैं बेस को देखना चाहूं, तो बेस के टाइम मैंने क्या किया, मैंने उल्टा लिया। अब मैं ब्लू क्यों लूं, अब मैं रेड वाला लूंगा लिटमस पेपर। तो जैसे ही मैंने रेड लिटमस पेपर लिया और बेसिक सॉल्यूशन में डुबाया, ऐसे करके, हुआ क्या, इसका भी कलर चेंज हो गया, ये रेड से सीधा ब्लू हो गया। और मुझे क्या समझ आया, मेरे दिमाग ने फिर सिग्नल दिया कि अच्छा, बेस है, बेस है। क्यों, क्योंकि ये चेंज किस में हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। और जैसी ब्लू में चेंज हुआ, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक, मेरे दिमाग ने सिग्नल दे दिया और मुझे समझ आ गया कि बेसिक है। तो बताओ, ये कहानी आपको समझ आई, ये इतनी सी सिंपल सी बात आपको समझ आ गई। देखो, बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, जीरो टू एडवांस। अभी मैं और आगे थोड़ा सा हार्ड भी जाऊंगा, लेकिन पहले शुरुआत जो होनी चाहिए कभी भी, वो आराम आराम से। आपने क्रिकेट देखते हो ना आप, तो उसमें बैट्समैन आते ही थोड़ी चौके छक्के मारने लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा, 4-5 बॉल, 10 बॉल भी हो सकता है कई बार, वो आराम से करे अगर T20 है। उसके बाद वो फिर मारता है धाड़ 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 धाड़, ठीक है ना। तो वही चीज हमको करनी है, हमको स्टार्ट स्लो करना है और फिर हम स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब मुझे एसिड के बारे में पढ़ना है। अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे। एसिड और बेस, ये दोनों आपके मेन टॉपिक्स है, मैं आपको बता दूं। हमें एसिड्स की प्रॉपर्टीज करनी है, और एसिड और बेस के लिए इंडक्टर्स भी इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर में। वो सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जितनी भी रिएक्शंस होगी सारी देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं एसिड से, यहाँ आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ये मैं कितनी बार बता चुका हूं। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, ये भी मेरे को पता है, लिटमस चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू से रेड में, ठीक है। दे गिव H पॉजिटिव आयन, हाँ अब मेन स्टार्ट होगा ना, आर्हीनियस वाला कॉन्सेप्ट। देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए ना, आर्हीनियस ने क्या बताया मैं बताता हूं। आर्हीनियस ने कहा, जो हमारे एसिड और बेस है उसको अगर हमें देखना है तो क्या करो, एक एक्वस सॉल्यूशन लो, एक एक्वस सॉल्यूशन है,
एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वाटर सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो हमारा वाटर रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो जो वाटर में H पॉजिटिव आयंस देंगे, H पॉजिटिव एक्वस आयन, एक्वस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन तो एक्वस ही है ना, एक्वस मतलब वाटर वाला सॉल्यूशन, इतना समझ गए, समझ गए ना। ठीक है, तो उसमें जो आयंस होंगे वो H पॉजिटिव एक्वस आयन मिलेंगे। तो जो भी हमारे H पॉजिटिव एक्वस या एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। और जो नहीं देंगे वो बेस हो जाएंगे। और बेस H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे तो क्या देंगे, अब H2O है, H2O है, इसमें दो चीजें हैं, H2O में दो चीजें हैं, एक है H पॉजिटिव और एक है OH निगेटिव। अगर मैं इसको तोड़ूं, देखो, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH निगेटिव, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो H2 और O, H2O बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो एक इसमें से H पॉजिटिव देगा जो कि हमारा क्या है, एसिड्स है, जो कि हमारा क्या है, एसिड है। और जो OH निगेटिव आयन दे रहा है वो क्या है, बेस है। बस ऐसे याद कर लो, सिंपल। अरे सिंपल याद करो, H पॉजिटिव आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में दे दे वो क्या है, एसिड। और जो ना दे H पॉजिटिव आयन, उसके बजाय क्या दे, OH निगेटिव आयन दे, वो क्या है, बेस है। बस इतना ही तो है। H2O को दो पार्ट में तोड़ लो, H पॉजिटिव OH निगेटिव, और इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड पे। अब आप कहोगे ये क्या है, अरे ये एसिड्स के टाइप है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि एक होता है ना, एक ग्रुप है फाइटर्स का, अब उसमें भी हम डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है, एक वीक फाइटर है। वैसे तो वीक बोलना ठीक नहीं है बट मैं बता रहा हूं, ठीक है। और एक सिर्फ एक टाइप का, एक टाइप की फाइट करता है, मतलब वो सिर्फ इस टाइप की रेसलिंग करेगा, मतलब हायर लेवल की, लो लेवल की रेसलिंग नहीं करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ना। और क्रिकेट में भी अगर आप देखो तो फास्ट बॉलर्स अलग है, स्पिनर्स अलग है, मीडियम पेस बॉलर अलग है, तो वो टाइप्स है ना बॉलर्स के। और स्पिनर में भी लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, तो वो सारी चीजें आपको पता है, मिस्ट्री स्पिनर। तो वो डिवाइड किया गया है क्या, सब बॉलर्स। तो यहाँ पर हमने एसिड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे होते हैं जिसका पीएच क्या होगा, 0 to 3 होगा। अब आप कहोगे पीएच क्या है, अभी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा भी मैं बताऊं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप याद भी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप याद भी कर सकते हो, जो कि मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनको आपको याद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं तीन बता रहा हूं आपको, एक HCl है, एक H2SO4 है और एक HNO3 है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो ये आपको याद करके चलने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, अब आ जाते हैं वीक एसिड्स पे। वीक एसिड्स कौन कौन से हैं, इसमें देखो आपको तीन याद करके चलने हैं, एक तो लैक्टिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड है और एक ऑक्जेलिक एसिड है। तीन तीन एग्जांपल याद करके चलो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ये तीन तीन एग्जांपल अगर आप याद कर लोगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वीक एसिड्स में क्या क्या आते हैं आपके, एसिटिक एसिड, ये CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद लैक्टिक एसिड। तो ये आप याद कर लोगे, याद तो आप कर ही लोगे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। कंसंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है, इसको बहुत मैं आराम से आपको बिल्कुल तसल्ली से समझाने वाला हूं। आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि किसी सॉल्यूशन में, या नहीं भी किया, चलो मैं आपको और इजी वे में बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में। कभी भी आप दो लिक्विड को जब मिक्स करते हो, कभी भी दो लिक्विड को आप जब मिक्स करते हो, या एक लिक्विड में कोई सॉलिड पार्ट डाल देते हो, कोई सॉलिड पार्टिकल्स डालते हो, सपोज करो, ठीक है। जैसे पानी में आप चीनी घोल रहे हो, ठीक है, पानी में चीनी घोल रहे हो, ये तो आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक काम करो, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दो, उसको घोल दो, वो घुल तो जाएगा ही, वो सिंपल सी बात है। अब दो चीनी चम्मच में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पानी ज्यादा था
और चीनी बहुत कम थी उसके रिस्पेक्ट में। सपोज करो आपने 250 ml में, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, सपोज करो आपने 250 ml में 2 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है, शुगर। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें ज्यादा पार्ट तो वाटर का ही होगा, ज्यादा पार्ट तो जाहिर सी बात है किसका होगा, वाटर का ही होगा। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट, जो एकदम पतला सॉल्यूशन होता है, पतला सॉल्यूशन। क्योंकि कभी भी आप देखोगे, अगर आप 1 गिलास पानी में शुगर डाल दोगे ना, अगर शुगर डाल दोगे, अगर आपने 1 चम्मच 2 चम्मच डाली है तो वो पूरा उसको घोल देगा और बिल्कुल ऐसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा पतला सा। अब अगर मैं इसकी मात्रा बढ़ा दूं, अब अगर मैं इसकी मात्रा बढ़ा दूं और इसमें इसमें डाल दूं करीब 200 ग्राम चीनी, मतलब 250 ml पानी में 200 ग्राम अगर मैं चीनी डाल दूं, सपोज करो आधे गिलास से ज्यादा ऊपर तक सिर्फ चीनी आ जाए, अब उसको घोलना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और हमें गिलास में पानी से ज्यादा हो सकता है चीनी दिखाई दे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो सॉलिड पार्टिकल्स भी है ना, हो सकता है ना। तो बिल्कुल कंसंट्रेटेड, बिल्कुल गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा। कैसा सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल गाढ़ा सॉल्यूशन। और जो गाढ़ा सॉल्यूशन है उसको हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड। ये याद करो, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा। ये ऐसे छोड़ो। बहुत लोगों को हिंदी भी नहीं आएगी ना समझ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खासकर जो नॉन नॉन हिंदी बोर्ड्स हैं उनके लिए मैंने क्या है कि मैंने हिंदी में ही लिखा है, वैसे तो गाढ़ा पतला इस टाइप से, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड मतलब क्या है, जो गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। डाइल्यूट मतलब क्या है, जो एकदम पतला पतला सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर मैं 250 ml में जब 2 चम्मच चीनी डाल रहा था, यानी 10-15 ग्राम चीनी डाल रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, वो तो आराम से वाटर में घुल जा रही थी, वो तो आराम से घुल गई थी, तो उसमें तो दिक्कत हुई नहीं, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो बिल्कुल पतला सॉल्यूशन बना था डाइल्यूट। इवन 100 ग्राम तक भी हम सोच सकते हैं, 250 ml में 100 ग्राम भी डाल रहा हूँ तो उसको हम बना सकते हैं। कंसंट्रेटेड बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में आप पढ़ के आए हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में आप पढ़ के आए हो ना। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है। अगर मैं यहां देखूं ना, तो सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट क्या है, शुगर है। अगर मैं शुगर को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे सॉल्यूट के लेवल बढ़ाता जाऊंगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगी, कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी सॉल्यूशन की। और जैसे जैसे मैं अपना सॉल्यूट कम करता जाऊंगा, उसका डाइल्यूट नेचर बढ़ता रहेगा, उसका डाइल्यूट नेचर बढ़ता रहेगा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो ऐसे आप समझो। एक सेकेंड। हाँ, तो अब आप देख सकते हो कंसंट्रेटेड एसिड कौन से हैं, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड हो और लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो। यानी कि उसमें सॉल्यूट हम इस बार ले रहे हैं एसिड, और सॉल्वेंट फिर से क्या है, वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। दोनों ही केस में, कंसंट्रेटेड में और डाइल्यूट में, हम जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर लेने वाले हैं। अब उसमें हम एसिड मिला रहे हैं, अगर हम कम एसिड मिला रहे हैं वाटर में तो वो क्या बन जाएगा, अगर कम एसिड मिला रहे हैं और वाटर ज्यादा है तो क्या बनेगा, डाइल्यूट। जहां पर भी पानी ज्यादा हो गया उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, अभी मैंने बताया चीनी वाले एग्जांपल से। और जहां पर पानी कम हो और एसिड ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, जहां पानी कम हो जाएगा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो हमारा हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड्स। समझ रहे हो, तो सॉल्यूट हमें रखना है किसको, एसिड को, और सॉल्वेंट किसको रखना है, वाटर को। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हम्म। तो बस इतनी सी बात है। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आए और उसके आगे ऐसे लिखा हुआ है किसी भी रिएक्शन में डाइल्यूट HCl या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अब आप समझ पाओगे ना कि इसका मतलब क्या है। डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है,
कि उसमें वाटर ज्यादा है, HCl कम है। और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या है कि उसमें वाटर कम है और H2SO4 ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्हीनियस थ्योरी पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, अब थोड़ा और इसको खोल के इसको और ज्यादा मैं डिफाइन करने वाला हूं। आर्हीनियस ने क्या बताया था, एसिड कौन होते हैं, जो वाटर में H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेस क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। वही चीज आर्हीनियस ने बताई थी। When dissolved in water, dissociate to give H positive aqueous और हाइड्रोनियम आयन। अब आप कहोगे H3O पॉजिटिव क्या है, अरे इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये कुछ नहीं है, H पॉजिटिव का ही भाई है, हाइड्रोनियम आयन। अगर आप H2O में H पॉजिटिव ऐड कर दो, कभी भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप H2O में H पॉजिटिव ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, H यहाँ दो थे, एक और ऐड हुआ H3O और पॉजिटिव चार्ज। तो ये वही चीज है, बस H पॉजिटिव में H2O ऐड हो गया है बस। तो हाइड्रोनियम आयन हो या H पॉजिटिव आयन हो, एक ही बात है। ठीक है, अगर कोई हाइड्रोनियम आयन भी दे रहा है या H पॉजिटिव आयन भी दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एसिड है, वो एसिड है। और ये आपको याद रख के चलना है कि एसिड की पहचान ही यही है कि वो H पॉजिटिव एक्वस आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, क्या देता है, H पॉजिटिव एक्वस आयन और हाइड्रोनियम आयन। और इसका जो वजूद है वो एक्वस सॉल्यूशन से यानी वाटर से है। अगर मैं HCl गैस की बात करूं, वाटर नहीं है, तो वहां पर एसिड बेस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। एक दो क्वेश्चन मैं इस टाइप के आपको ट्रिकी दूंगा जिससे आपको समझ आ जाए, तो उसके लिए आप वेट करते रहो, अभी आप बेसिक समझो। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन देंगे बाद में देंगे, रुको जरा सबर करो। ठीक है, अब आर्हीनियस बेस पे आते हैं। When dissolved in water, dissociates to give OH minus ions। अब आर्हीनियस बेस का मतलब ये है, आर्हीनियस एसिड आर्हीनियस बेस, ये आर्हीनियस थ्योरी की वजह से हमने दिया है आर्हीनियस के नाम पे। ठीक है ये एसिड बेस ही। आर्हीनियस बेस मतलब वही है जो वाटर में OH निगेटिव आयन दे, जो क्या दे, OH निगेटिव आयन दे। अब इस डायग्राम को, इस खूबसूरत से डायग्राम को एक बार देखो। यहाँ पर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो ना यार, अब तो आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो दिक्कत है। एक्वस मतलब क्या है, वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं वो मेरे क्या है, वो मेरे क्या है, जल्दी बताओ। जो H पॉजिटिव आयन देंगे वो एसिड है और जो H नेगेटिव आयन दे वो बेस है। यहाँ हमने बेस वाला एग्जांपल लिया है। किसका एग्जांपल लिया है, बेस का। हमने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में NaOH डाल दिया, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, NaOH डाल दिया। अब कहीं भी आपको H पॉजिटिव आयन दिख रहा है, NaOH तो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, ये दो पार्ट में टूटेगा। NaOH देखो, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में, Na पॉजिटिव में और OH निगेटिव में। अब आप पूछोगे NaOH है क्या, तो जाहिर सी बात है बेस हुआ। क्या हुआ, बेस हुआ। अब ये क्योंकि OH माइनस आयन दे रहा है तो इसका मतलब ये बेस हुआ ना, सिंपल सी बात है। यहाँ आपको देखने को भी मिल रहा है, ये जो येलो येलो वाले हैं ये आपके बेस ही तो हैं, और जो आपके पिंक कलर वाले हैं ये, वो क्या है, वो तो सिंपल सी मेटल है, वो तो मेटल है Na पॉजिटिव। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ H पॉजिटिव और OH निगेटिव पे ध्यान देना है। OH निगेटिव वाले आपके बेस हैं, H पॉजिटिव जो दे रहे हैं वो एसिड्स है। जैसे अगर मैं HCl को डाल देता ये वाले एग्जांपल में ही, NaOH की जगह HCl होता तो ये H पॉजिटिव Cl निगेटिव में टूटते, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। तो H पॉजिटिव आ गया हाइड्रोनियम आयन या फिर H पॉजिटिव एक्वस आयन आ गया, तो उसको हम क्या बोल देते, फिर हम उसको एसिड बोल देते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बेस के ऊपर। देखो बेसिस में आपको कुछ कुछ बेसिस याद कर लेने हैं। वैसे मैं आपको एक तरीका बताऊं, बताऊं सही में, जिसमें भी OH आ रहा है वो बेस है। जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। अब आप कहोगे होल ट्वाइस क्यों है, अरे क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ना, और OH की -1 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, बस यही तो करना होता है। ये चीजें मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बहुत सिखा चुका हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बार जाके वो वन शॉट लेक्चर देख लो, PY की सॉल्यूशन देख लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी पे। अब ये क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने भी बताया तो एसिड बेस के बारे में ही था। बताया किसके बारे में, एसिड एंड बेसिस के बारे में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्शन था। क्या, आर्नियस ने बताया कि हम एक्वस सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयन देखेंगे तो उसको एसिड बोलेंगे, OH निगेटिव आयन देखेंगे तो उसको बेस बोलेंगे। लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ने कहा कि ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा जरूरी थोड़ी है सिर्फ तुम एक्वस आयन में ही देख पाओगे उसके बिना। तो उसने अपनी एक अलग थ्योरी दी, उसने अपनी एक अलग थ्योरी दी एसिड और बेस के लिए, कि भाई मैं बताता हूं क्या होता है, रुको जरा सबर करो। तो ब्रोंस्टेड ने कहा, जैसे आर्नियस ने अपना नाम दिया ना, आर्नियस एसिड, आर्नियस बेस, ब्रोंस्टेड ने भी बताया कि जो ब्रोंस्टेड एसिड होगा, यानी जो एसिड होगा मेरे हिसाब से वो होगा जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा। सॉरी। और जो H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करेगा वो एसिड नहीं कहलाएगा, उसको हम एसिड नहीं मानेंगे। मतलब H पॉजिटिव आयन दो, एसिड बन जाओ। और जो H पॉजिटिव आयन लेगा उसको क्या बोलेंगे, जैसे एक होता है ना आदान प्रदान वाला काम, कि एक होता है पैसे देने वाला, एक होता है पैसे लेने वाला। ठीक है, मतलब ये पैसे दे रहा है और ये ले रहा है। तो जो पैसे दे रहा है वो क्या है, एसिड है, यानी पैसे मतलब H पॉजिटिव आयन, पैसे इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन मान के चलो। तो जो H पॉजिटिव आयन या पैसे दे रहा है वो क्या है, एसिड। और जो पैसे ले रहा है, जो पैसे ले रहा है, ला भाई पैसे दे, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, वो हमारा बेस है। तो बस दो चीजें, H पॉजिटिव आयन डोनर और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर्स हमारे बेस होंगे, H पॉजिटिव आयन डोनेटर हमारे एसिड्स कहलाएंगे। अब पढ़ो। A Bronsted acid is an H positive aqueous ion donor. A Bronsted base is an H positive aqueous ion acceptor. एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या बताया, बहुत मुश्किल है वैसे पेपर में आए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा करा के चल रहा हूँ। HCl की रिएक्शन कराई, अब इस रिएक्शन को मैंने डायग्राम फॉर्म में भी दिखाया एकदम खूबसूरत वे में। पहले आप इसको पढ़ो रिएक्शन को। HCl एक्वस, HCl एक्वस मतलब समझ रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन में HCl डाला है, प्लस NH3 एक्वस, NH3 एक्वस मतलब NH3 को किस में डाला है, बेस में डाला है, वो मतलब एक्वस में डाला है, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। तो देखो क्या बना, यहां से एक H पॉजिटिव आयन इस पे गया और Cl निगेटिव अलग हो गया, NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब इसने अपना H पॉजिटिव आयन इसको डोनेट कर दिया, HCl ने अपना एक H पॉजिटिव आयन NH3 को डोनेट कर दिया, और इसने क्या बना लिया, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, और Cl निगेटिव अलग हो गया। तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये क्या होगा, एसिड। अब NH3 ने क्या किया, NH3 ने क्या किया, एसिड, एसिड से H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया, क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड बेस। ये हमारा होगा ब्रोंस्टेड एसिड यानी बी एसिड, यानी ब्रोंस्टेड एसिड, ये होगा बी बेस यानी ब्रोंस्टेड बेस। तो समझ पा रहे हो, जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है वो क्या है, एसिड, और जो H पॉजिटिव आयन ले रहा है वो है हमारा बेस। इस डायग्राम को एक बार देखो, जैसे HCl था, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर है, उसके अंदर HCl डाल दिया। अब इसमें H पॉजिटिव आयन क्या करा, डोनेट करा, H पॉजिटिव आयन क्या किया, डोनेट किया इसको। अब इसने तो एक्सेप्ट किया, इसने कहा कि भाई ला, दे रहा है पैसे तो दे, मेरे को क्या दिक्कत है, वो तो पैसे ले ही रहा है ना। उधार लेने वाला मतलब क्या है, बेस है, और देने वाला क्या है, एसिड है, ऐसे समझ के चलो। इसने एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपको बता भी दिया, HCl ब्रोंस्टेड एसिड है और Cl कॉन्जुगेट एसिड है। इतना आपको डीप में नहीं आना है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, जो हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है, ये वाला पार्ट छोड़ ही दो, आप सिर्फ ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस पे ही फोकस करो, क्योंकि वो आगे वाला पार्ट आपके उसमें नहीं आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हमें देखना है, ये हमें देख के चलना है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहला टेस्ट, साबुन वाला एग्जांपल लो, साबुन वाला, साबुन में NaOH होता है ना, यानी जो कि बेस होता है।
तो कभी भी आपने उसको टेस्ट किया हो, आप टेस्ट मत करने लग जाना साबुन को। कभी घर पे जाके आज साबुन चबाने लगो। बहुत सारे नालायक बच्चे ऐसे हैं, मतलब जो ये वाले काम करेंगे। चलो कोई नहीं। ठीक है। तो आपने कभी मतलब गलती से अगर टेस्ट कर लिया हो, जैसे साबुन से मुंह धो रहे हैं तो गलती से जीभ टच हो गई, मतलब समझ जा करो ना, समझ जाओ। तो उसमें आपने देखा होगा उसका एकदम बिटर टेस्ट होता है, एकदम बिटर। ठीक है। फीका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस, जिसका एकदम बिटर टेस्ट हो और सोपी टच, सोपी टच हो। कैसा टच हो? सोपी टच। सोप को टच किया है ना, कैसा टच होता है वैसा टच। उनको हम बेसिस कहते हैं। ये तो है फिजिकल अपीयरेंस कि हमने देखा, छुआ या महसूस किया या टच किया, टेस्ट किया, उससे पहचाना। अब केमिकल वे में कैसे पहचानेंगे? वही हमारा लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर वाला एक्सपेरिमेंट, वो तो हम बहुत बार कर चुके हैं। क्या करते थे उसमें? सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेड लिटमस पेपर लेना है, उसको हम डालेंगे बेसिक सॉल्यूशन में। जैसे ही वो ब्लू हो जाएगा, जैसे ही वो ब्लू हो जाएगा, ये समझ जाना है कि वो क्या है, बेस है। जैसे ही ब्लू होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं। ये तीनों बातें हम पहले ही देख चुके हैं जब हम एसिड पढ़ रहे थे। एसिड के टाइम ही हम देख चुके हैं, और मैंने तभी बताया था जो भी इसका उल्टा होगा वो बेस होगा। तो एसिड समझ लिया तो बेस तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। फिर बेस को समझने में रह ही क्या गया, बताओ। अब देखो इसमें भी आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, जैसे हमने एसिड में पढ़े ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। इसमें भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं और वीक बेस कौन से हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, जो भी हमारे ओ एच आयन इजीली दे दे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और जो ओ एच आयन इजीली ना दे पाए वो क्या है, वीक बेस है। इसमें आप याद कर लो, जैसे स्ट्रॉन्ग में आता है आपका NaOH, KOH। ठीक है। जो हमारे एल्किली मेटल जब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि Na आपका एल्किली मेटल है, पोटेशियम आपका एल्किली मेटल है, और कैल्शियम भी आपका एल्कलाइन मेटल है। ठीक है ना, जो आपके एस ब्लॉक वाले हैं। तो NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस NH4OH, वीक बेस क्या है, NH4OH है। ये आपको पता होगा। तो ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको याद करके चलनी है। देखो थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही होगा ना। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं। ये मैंने लिटमस टेस्ट से ही उठाया है। इसमें पूछा है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर। कि मतलब अगर मैं लिटमस पेपर लूं और इन सब पे उसके एक्शंस को नोट करूं तो मुझे क्या मिलता है। बहुत ही मजेदार है, मजा आने वाला है। पहला है ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस। अब बहुत सारे HCl देख के क्या करेंगे, अरे HCl आ गया, HCl तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू टू रेड कर देगा, और वहीं उनका आंसर गलत हो जाएगा। वहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे मैंने पहले ही बताया था, मैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन लाऊंगा जो आपसे नहीं होंगे, और मैं ले भी आया हूं। यहाँ पर एक किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और ड्राई है। सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पर वाटर की बात हुई है, क्या यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन की बात हुई है? और क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कहा है कि सबको एक्वस सॉल्यूशन में डालना है। उन्होंने कहा लिटमस पेपर को इन सभी चीजों से अगर हम कांटेक्ट कराएंगे या इसके संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा। तो अगर मैं ड्राई HCl गैस के पास में लिटमस को लेकर जाऊंगा तो उस पर कुछ भी नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नो इफेक्ट। हाँ, अगर मैं HCl एक्वस लेता, HCl एक्वस लेता, तो उस केस में जरूर फिर लिटमस पेपर चेंज कर जाता। सेकंड है मॉइस्चर NH3 गैस।
अब देखो मॉइस्चर मतलब उसके अंदर मॉइस्चर है हल्का सा, वाटर वेपर्स मतलब समझ के चलो। तो हल्का हल्का एक्वस सॉल्यूशन वाली फीलिंग आ रही है, हल्की हल्की एक्वस सॉल्यूशन वाली फीलिंग आ रही है। अब हम NH3 को देख सकते हैं, अब हम NH3 को देख सकते हैं। अब NH3 गैस, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ NH3 हमारा क्या होता है, एसिड होता है या बेस होता है? अब आप कहोगे कि ये तो ना एच पॉजिटिव आयन देगा वाटर में और ना OH नेगेटिव आयन देगा। अरे क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, जब हम इसकी एसिड से रिएक्शन करा रहे थे HCl से, तो ये क्या कर रहा था, एक H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा था। और ब्रोंस्टेड ने वही तो बताया था कि जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं, जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये भी तो मेरा बेस हुआ, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा मैंने यहाँ पर। NH3 ब्रोंस्टेड बेस है ना। तो अब क्या होगा सेकंड वाले केस में, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा लिटमस पेपर है वो किस में चेंज होगा, रेड टू ब्लू चेंज होगा। क्यों, क्योंकि बेस है। ये नीचे लिख दिया मैंने, लिटमस पेपर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखो, लेमन जूस। अब लेमन जूस क्या होता है, लेमन जूस के बारे में आप सबको पढ़ा पता है, आपने पढ़ा भी है। लेमन जूस आपका क्या होता है, एक तरीके से जिसके अंदर एक सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। और मैंने बताया था कि इसके अंदर एसिड होता है, इसके अंदर एसिड होता है। और एसिड क्या करेगा, एसिड क्या करेगा जल्दी बताओ, लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ऐसी फोर्थ पे आ जाओ, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब क्या है, देखो जो भी आपके कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, ये मान के चलो उसके अंदर कार्बोनिक एसिड है। उसके अंदर क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ये होता है आपका H2CO3। ये लिखने की क्या जरूरत है, आपका शायद आएगा भी नहीं, मैंने वैसे बता दिया है। तो कार्बोनिक एसिड है। अब क्योंकि इसमें एसिड्स है तो ये भी क्या करेगा, सेम दिखाएगा। यानी कि वही लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड में। तो थर्ड और फोर्थ में सेम है। कर्ड के केस में क्या है, इसमें भी लैक्टिक एसिड होता है, इसमें भी लैक्टिक एसिड होता है, तो इसमें भी सेम केस हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन वाला पार्ट देखो, सोप सॉल्यूशन वाला पार्ट तो 3 4 5 सब एक जैसे होगा ना। सोप सॉल्यूशन क्या है, सोप सॉल्यूशन यानी पानी और वाटर का सॉल्यूशन। तो आपको पता है सोप के अंदर NaOH होता है, और NaOH एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। क्या देता है, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। और जब ये OH निगेटिव देगा तो यानी कि क्या है, ये बेस है। और ये क्या है, बेस। और वैसे भी सोप क्या होता है, बेस होता है यार, ये तो पता ही है, ये तो एग्जाम्पल ही है बेस का। तो यहाँ पर ये किस में चेंज होगा, यहाँ लिटमस पेपर हमारा रेड टू ब्लू चेंज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कई बार, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। ठीक है, इसको एक बार देखो। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया ना? फिफ्थ और ये सिक्स्थ। आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चंस अच्छा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस तो हो पा रही है, प्रैक्टिस इसी बहाने अच्छी हो जाएगी। और क्वेश्चंस ही तो करने हैं बेसिकली, एग्जाम्स में तो क्वेश्चन ही आएंगे और क्या आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय द एंट स्टिंग। अब देखो एंट स्टिंग मतलब क्या है, चींटी का डंक, चींटी का डंक। आप सबको चींटी ने काटा जरूर होगा कभी ना कभी जिंदगी में। चींटी तो कहीं भी काट लेती है, हाथ पे पैर पे कहीं भी। ठीक है, तो होता क्या है उस टाइम हमें बहुत चीज सी मचती है, क्या मचती है, चीज मचती है, मतलब कि डिस्कम्फर्ट सा हो जाता है एकदम से, बदन में आग लग जाती है। आपने चींटी और हाथी वाली कहानी सुनी है ना, कि हाथी चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता पर चींटी हाथी को परेशान कर देती है। चींटी जरा सा हाथी के पैर के नीचे आ जाए और उसको काट ले तो हाथी भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है, इतना बड़ा जो जीव है वो भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो हम तो फिर भी इंसान है। समझ रहे हो, तो वो जो डिस्कम्फर्ट होता है उसी के बारे में पूछा है, कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि चींटी काटती है तो हमें अजीब लगता है या डिस्कम्फर्ट फील होता है या फिर हमें चुभन होती है एकदम, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटी के डंक में भी एक एसिड होता है, एक एसिड होता है, और वो होता है मेरा फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड। अब आप कहोगे ये क्या है, लिख के बताओ। अरे बिल्कुल बताऊंगा, चिंता मत करो। देखो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, यही होता है, यही होता है ना, मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मीथेनोइक एसिड। इसकी वजह से ही पहली लाइन का आंसर मिल गया, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंड स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। मैंने नेम भी बता दिया और केमिकल फॉर्मूला भी बता दिया। अब दूसरी लाइन का आंसर देता हूँ, ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय द एंटिस्टिंग। तो इसके लिए दो चीज है। अब देखो मुझे डिस्कम्फर्ट फील हुआ एकदम से, बॉडी में झंझनाहट सी हो गई। अब उस केस में मुझे क्या करना होगा, क्योंकि इसके अंदर एसिड है तो मैं क्या करूं, इस पे बेस अप्लाई करना होगा। अब बेस ऐसे नहीं डायरेक्टली, बेसिक सॉल्ट, तो यहां पर मुझे इस पे बेसिक सॉल्ट अप्लाई करना होगा रिलीफ के लिए। इसमें लिखेंगे टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय द एंटिस्टिंग, अप्लाई बेसिक सॉल्ट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ बेसिक सॉल्ट अप्लाई कर देना है उस पे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ा सा रिलीफ। और इसी थोड़े से रिलीफ के लिए ही तो हम ये सारे काम कर रहे हैं, यही थोड़े से रिलीफ के लिए तो काम कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इंडिकेटर के बारे में नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फोर्स नहीं करता हूँ कि जाके पीछे पढ़ के आओ, ये करो वो करो। अरे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, मैं इसलिए ही खड़ा हूँ कि आपको कुछ समझा सकूं, तो मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, दिमाग से ये चीज निकाल के चलो। और क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस मैंने रखे हैं स्लाइड में, अभी भी होंगे क्वेश्चन बच रहे होंगे। आई थिंक हाँ क्वेश्चन तो है अपने पास, तो टेंशन लेने वाली बात वैसे ही नहीं है, वैसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। देखो इंडिकेटर्स पे आ जाता हूँ। तो देखो जो भी हमारे सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है एसिड बेस को, एसिड बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होते हैं, वो जनरली हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो जनरली इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन ये दिखाते कैसे हैं, ये बताएंगे कैसे एसिड बेस है।
एक तो तरीका था हमारा आरएनएस वाला, वही एक्वस सॉल्यूशन में एसिड को डाल दो, अगर H पॉजिटिव दिया तो इसका मतलब एसिड है, और OH नेगेटिव दिया तो इसका मतलब बेस है। तो ये तो आरएनएस ने बताया था। ब्रोनस्टेड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इलेक्ट्रॉन डोनर से बताया। लेकिन इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सब्सटेंस जो भी हमारे होंगे, मुझे ये नहीं पता है वो एसिड है या बेस है, कुछ तरीकों से कुछ तरीकों से हम बता पाएंगे, जैसे उसके कलर में क्या चेंज हो रहा है, या उसकी स्मेल में क्या चेंज हो रहा है, या और भी कुछ चेंजेस देख के हम बता सकते हैं उसके फिजिकल बिहेवियर से कि ये इंडिकेटर के थ्रू कि ये एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर का मतलब यही है जो ये पहचान कर सके कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर, ये पढ़ लो एक बार। इसमें भी टाइप्स आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में से आते हैं, ये आप याद करके चलो। ठीक है, नेचुरल और इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर को आपको अच्छे से याद करके चलना है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी है, लेकिन ज्यादा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर लगता है। नेचुरल में से क्वेश्चन जरूर आता है, और खासकर टर्मरिक में से। खासकर किस में से आता है, टर्मरिक में से। ये टर्मरिक टर्मरिक डाल दिया तो क्या होगा, ऐसा कुछ 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 टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने रखा भी है ना। फिनोफ्थेलिन का भी एक क्वेश्चन आता है सिंथेटिक में। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे फिनोफ्थेलिन पिंक कलर में जा रहा है तो वो बेसिक होगा। ठीक है, और हल्दी यानी कि टर्मरिक है, अगर वो येलो की येलो रहती है तो इसका मतलब वो एसिड है। इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। और कलर चेंज कर ले तो वो क्या है, कलर चेंज कर ले तो वो बेस है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं आपके लिए टेबल बना के लाया हूं वैसे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो हमें आसपास में प्लांट के थ्रू या फिर नेचर से हमें मिले हैं। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर ने दिया है, नेचुरल मतलब सीधा सीधा क्या है, जो हमें नेचर से मिला है या जो हमें नेचर ने दिया है। तो वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ये बात समझ गए। देखो, फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, एग्जाम्पल लिटमस, रेड काबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेजिनिया प्लांट, और टर्मरिक। वैसे इनमें सारा याद नहीं करना है, मैं आपको मेन मेन बताऊं। एक हो गया हमारा लिटमस जो मैंने बता दिया है, एक रेड कैबेज टेस्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा टर्मरिक। ये आपको याद करके चलने हैं, ये तीन के टेस्ट अगर आपने याद कर लिए बहुत है, इससे ज्यादा नहीं करना। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में बताऊं तो इसमें फिनोफ्थेलिन वाला आता है, और एक मिथाइल ऑरेंज वाला भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं सिंथेटिक, नाम से भी समझ आ रहा है ना। सिंथेटिक मतलब जिसको सिंथेसाइज किया गया हो, सिंथेसिस मतलब जिसको लैब में सिंथेसाइज किया गया हो, उसी को तो कहते हैं सिंथेटिक। इतना तो आपको आइडिया है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ओल फैक्ट्री ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कलर या ऑर्डर में चेंज करके दिखाएंगे। ऑर्डर मतलब क्या समझ रहे हो आप, खुशबू महक से, प्याज से। अब आपको यहाँ मैं प्याज का एग्जांपल भी दूंगा, अनियन का, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, धीरे धीरे। फिनोफ्थेलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थेलिन क्या है, बेसिक में पिंक कलर सॉल्यूशन देता है। क्या देता है, पिंक कलर सॉल्यूशन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है, ये रेड और येलो में टूटता है। किसमें रेड देगा किसमें येलो देगा, बस ये याद करना है और कुछ नहीं। ठीक है, आ जाते हैं ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल पे। ये टेबल सबको दिख रही होगी आपको अपनी स्क्रीन पे, है ना। इसको आपको याद कर लेना है बस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मेन मेन चीजें याद करनी है। जैसे नेचुरल इंडिकेटर आता है, सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर में भी मेन मेन क्या है, लिटमस और टर्मरिक। रेड कैबेज भी देख सकते हो, रेड कैबेज मतलब समझ रहे हो, रेड कैबेज और लीफ एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज का मतलब ये है लाल, और लाल किसके लिए होता है, एसिड के लिए। तो अगर रेड कलर देखने को मिल जाए यानी वो रेड कैबेज है, इसका मतलब वो एसिडिक है। और अगर वो ब्लू हो जाए, ब्लू मतलब बेसिक होता है, या फिर उसके अलावा ग्रीन हो जाए यानी ग्रीन लीफ दे, रेड के अलावा कोई भी कलर दे, तो वो हमारा बेसिक हो जाता है। तो एक याद करना है इसमें आपको कि जो इसमें रेड कलर दे दे वो हमारा क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। और जो ग्रीन लीफ वाला यानी लीफ का कलर ग्रीन कलर दे वो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बेसिक कहलाता है। तो इसको आप इस टाइप से याद कर सकते हो। लिटमस में अगर मैं बताऊं तो रेड कौन देता है, लिटमस में रेड सॉल्यूशन कौन देता है, जल्दी बताओ। लिटमस पेपर में, अरे ये तो मैं बता चुका हूं ना,
ब्लू टू रेड चेंज होता था हमारा एसिडिक, और रेड टू ब्लू चेंज होता था बेसिक। तो ये वाला तो आपको वैसे भी याद होगा, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं। अब एक देख लो, फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिनिया प्लांट। इसमें देखो ज्यादा कुछ खास नहीं है, अगर ब्लू आए तो एसिड और पिंक आए तो बेसिक, बस इतना समझ लो। टर्मरिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, टर्मरिक में देखो, अगर मैंने बताया था अगर वो येलो कलर होता है टर्मरिक का, अगर सॉल्यूशन में डालने पर उसका कलर चेंज नहीं होता, येलो का येलो ही रह जाए, इसका मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि वो एसिड है, यानी कि वो एसिड है। और जिसमें कलर चेंज होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। यानी कि टर्मरिक डालने पर जिस सॉल्यूशन में कलर चेंज हो जाए वो क्या होता है, बेस, और जिसमें चेंज ना हो वो एसिड। और बेस कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा इसमें, ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कुछ याद करके चलेंगे। ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स आपको याद करके चलना है। अभी तक समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ऐसा तो नहीं कि मतलब एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि अगर अभी से एग्जॉस्ट हो गए तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, रुको जरा सब्र करो। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आते हैं। देखो सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे दो टाइप के हैं, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। इसमें बढ़िया है, सिर्फ दो ही याद करना है, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन का मैंने बता दिया था, पिंक कलर दे तो क्या है, पिंक कलर दे तो बेसिक है, और कुछ ना दे कलरलेस रहे तो इसका मतलब एसिडिक है, ये समझ जाना। फिनोफ्थिलीन, पी फॉर फिनोफ्थिलीन, पी फॉर पिंक। पिंक कलर किसके लिए देगा, बेसिक के लिए, ऐसे याद करो, पी फॉर फिनोफ्थिलीन और पी फॉर पिंक। तो पिंक कलर किसके लिए देगा, बेसिक के लिए, और जिसमें ना दे वो एसिड है, में ना दे वो एसिड है। इसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। अगर वो मिथाइल ऑरेंज के संपर्क में आएगा, एसिड हो या बेस हो, तो जो कलर्स टूटेंगे वो दो कलर टूटेंगे। इसको याद करने का तरीका मैंने ऐसे बनाया है, ऑरेंज कलर है, मिथाइल ऑरेंज मतलब ऑरेंज, और ऑरेंज कलर किन दो कलर से मिलके बनता है, रेड और येलो से। तो यानी ये दो पार्ट में टूटेगा, एक रेड में और एक येलो में। रेड कलर कौन देता है कभी भी, रेड कलर देता है हमारा एसिड। कौन देता है, एसिड। तो यानी कि उसके अलावा दूसरा वाला जो येलो कलर है वो बेस होगा। तो बस ऐसे याद कर लो, मिथाइल ऑरेंज दो पार्ट में टूटेगा, रेड एंड येलो। येलो बेस के लिए और रेड तो हमेशा से ही एसिड के लिए होता है, ऐसे याद करके चलो। सिर्फ एक केस में रेड हो जाता है, बस टर्मरिक वाले केस में बेस जो है हमारा, ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है टर्मरिक। लेकिन वो रेड इसलिए भी होता है ना, क्योंकि चेंज ही नहीं होता एसिड में, तो एसिड में नो चेंज होता है, टर्मरिक डालने पर वो येलो का येलो ही रह जाता है। ये भी चीज है ना। तो ये कुछ आपको चीजें याद करके चलनी है, ठीक है, ये कुछ चीजें याद करके चलनी है। अब आ जाते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में। जैसे अनियन है, वेनिला एसेंस है, क्लोव ऑयल है। अब आपने आइसक्रीम खाई होगी, वेनिला आइसक्रीम, वनीला एसेंस बहुत लोगों का तो फेवरेट होता है ये वाला फ्लेवर। क्या कह रहे हो, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, अरे यार ठीक है, तुम्हारी पसंद अलग है, लेकिन वनीला एसेंस भी मतलब बहुत लोगों को पसंद होता है एज अ केक। अनियन वगैरह आपने घर में देखी होगी, प्याज काटी होगी, बहुत लोगों को तो आंसू आ जाते हैं प्याज काटते हुए। आंसू आते हैं कि नहीं आते, चलो आज करके देखना घर पे कि प्याज काटते काटते आंखों में से आंसू आए कि नहीं आए। वैसे मैं गारंटी से कह रहा हूँ आंखों में से आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। क्लोव ऑयल आपने देखा होगा, ये सारी चीज आपने देख रखी है, ऐसी चीजें हैं ये। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इस केस में देखो अगर आप, तो अनियन क्या करता है हमारा, अनियन क्या करता है, एक स्मेल देता है, एक स्मेल, प्याज की स्मेल आती है ना, प्याज की महक बहुत तेज होती है, कभी भी देखा होगा। अगर मैं इस कमरे में बैठ के प्याज काटूं तो हो सकता है दूसरे कमरे तक वो महक जाए, और 100% जाती है, ये मैंने देखा है कि प्याज की महक बहुत तेज होती है और वो दूसरे कमरे तक जाती ही जाती है, ये तो आपको पता होगा। और दूसरी चीज, जिसमें स्मेल हो और जिसमें ना स्मेल हो, इसी से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। जिसमें स्मेल मिले समझ जाओ कि एसिड है, समझ जाओ क्या है, एसिड है। ठीक है, प्याज के संपर्क में लाते ही, और प्याज के ऊपर जैसे एसिड डाला तो स्मेल आई, इसका मतलब वो एसिड है। अगर मैं प्याज के ऊपर बेस डाल दूं और मेरे को कोई स्मेल ना मिले, उसकी स्मेल गायब हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ,
बेस। इसका मतलब क्या हुआ? बेस। तो मतलब इसको ऐसे समझो, प्याज के ऊपर जब हम एसिड डालते हैं तो हमें स्मेल मिलती है, और जब हम प्याज के ऊपर बेस डालते हैं तो हमें कोई स्मेल नहीं मिलती, कोई स्मेल नहीं मिलती, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें स्मेल मिलती है वो एसिड। वेनिला का भी सेम है, जब हम उसके ऊपर एसिड डालेंगे उसकी स्मेल रहेगी, लेकिन जब बेस डालेंगे उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। क्लोव ऑयल में भी सेम है, जब हम एसिड डालेंगे तो उसकी स्मेल रहेगी, और जब हम बेस डालेंगे उसकी स्मेल नहीं रहती। तो ये तीनों तो बहुत ही आसान है। एसिड वाले केस में ये तीनों स्मेल दिखाएंगे, बेस के केस में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना तुमको? बता दो अगर डिफिकल्ट लग रहा हो तो। क्या कह रहे हो, इसकी भी ट्रिक बताओ? अरे यार, इसकी क्या ट्रिक बतानी है, तो देख के भी समझ आ रहा है। इतने आसान चीज की भी अगर ट्रिक बतानी पड़ जाए तो आप समझ के चलो कि कितना बुरा हाल है आपका। अरे सिंपल है, ये तीन लास्ट के तो सेम ही है, अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, याद करो। एसिड में ये स्मेल दिखाएंगे, बेस में नहीं दिखाएंगे, हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर में देखो दो है बस, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन एक ही कलर दिखाता है, पिंक, और वो बेस के लिए। दूसरे में कलरलेस रहता है, अगर कलरलेस रहे तो एसिडिक है। मिथाइल ऑरेंज दो कलर में टूटता है जिससे ऑरेंज बनता है, यानी कि रेड और येलो। रेड और येलो। और रेड किस में दिखाएगा? हमेशा की तरह एसिड में। येलो किस में दिखाएगा? बेसिक में। बस इतना याद करना था। नेचुरल इंडिकेटर्स देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? चार है, लिटमस, रेड केबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिनिया प्लांट, और टर्मरिक। जो टर्मरिक है वो क्या करता है? कलर चेंज नहीं करता एसिड के केस में, और चेंज किसके केस में करता है? बेसिक, बेस के केस में, यानी रेड हो जाता है। और लिटमस क्या करता है? रेड और ब्लू दिखाता है, रेड और ब्लू दिखाता है, यानी कि लिटमस रेड किस में चेंज होता है? ब्लू से रेड में, एसिडिक में। और बेस में क्या होता है? हमेशा की तरह रेड से ब्लू में। ये तो हम बहुत पहले कर चुके हैं। रेड कैबेज में अगर रेड रह गया तो वो एसिड है, और अगर चेंज होके ग्रीन हुआ तो इसका मतलब बेस है। फ्लावर और हाइड्रेजिया प्लांट, ये ब्लू और पिंक दिखाता है, ब्लू एसिड में और पिंक बेसिक में। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये टेबल याद करना। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट एन एसिड एंड सेकंड अ बेस इन टू सेपरेटेड ब्रीकर्स. She forgot to label the solution and litmus paper was not available in the laboratory. अब इस कहानी को समझो। क्वेश्चन को कभी भी आप कहानी की फॉर्म में लिखने की या फिर कहानी की फॉर्म में समझने की कोशिश करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, बहुत अच्छे से, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। देखो हुआ क्या है, अब ये कहानी समझो मेरे साथ। कहानी में क्या ट्विस्ट आया? तो जो एक स्टूडेंट है उसने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? एक सॉल्यूशन बनाया। पहला बनाया एक एसिड का, ठीक है, और दूसरा लिया एक बेस का, ठीक है। दोनों अलग अलग सेपरेट बीकर्स में लिया है, मतलब अलग अलग बीकर में, एक बीकर में एसिड है तो एक बीकर में बेस है। अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद सपोज करो उसको कॉफी पीने जाना था, उसको कॉफी की हुड़क लगी, वो कॉफी पीने गई। 5 मिनट बाद वो आई, अब वो थोड़ी सी भुलक्कड़ थी, वो थोड़ी सी भुलक्कड़ थी, वो भूल गई कि यार कौन से लेबल किस पे लगाने थे, यानी कौन सा इसमें से बीकर में एसिड है, कौन से बीकर में बेस है, वो भूल गई है। ठीक है, अब चलो उसकी थोड़ी सी सहायता करनी है हमें, लिटमस पेपर ला दो। अब वो कह रही है लिटमस पेपर भी नहीं है, उसके पास लिटमस पेपर भी नहीं है, अब कैसे करेगी? लिटमस पेपर होता तो वो तो फिर चेंज चेंज होता, उस बेसिस पे वो पता लगा लेती कि एसिड है या बेस है। अब अगर उसके पास लिटमस पेपर नहीं है तो कैसे सहायता करेंगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या करता? मैं बताता कि ऐसे और भी टेस्ट है जिसके थ्रू हम एसिड और बेस का पता कर सकते हैं। पहला मैं बताता हूं, फिनोफ्थिलीन। पहला है फिनोफ्थिलीन, अपने यहां पर देखा था ना फिनोफ्थिलीन वाला केस में, फिनोफ्थिलीन वाले केस में क्या करेगा? दो कलर में चेंज होगा, एक तो रहेगा कलरलेस, और दूसरा क्या रहता है ये? जल्दी बताओ, पिंक। अगर मेरा एक बीकर पिंक कलर दिखा रहा है इसका मतलब वो क्या होगा? इसका मतलब वो बेस होगा। और अगर वो कलरलेस है तो वो एसिड होगा, तो वो एसिड होगा। ये बात तो आपको क्लियर होगी।
फिनोल्फ्थलीन में यही होता था ना, जो कलरलेस होता था वो एसिड, और जो कलर दिखा दे, जो पिंक कलर में चेंज हो जाए वो क्या होता था, बेस होता था। बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? तो इससे मैंने पता लगा लिया। क्या मैं एक और ले सकता हूँ? क्या मैं एक और ले सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, और भी है। अब देखो, सपोज करो उसके पास फिनोल्फ्थीन भी नहीं था, तो अब क्या होगा? मैंने कहा हल्दी तो होगी। अरे हल्दी तो होगी, टर्मरिक। उसने कहा हाँ टर्मरिक है। टर्मरिक किस में चेंज होता है? दो कलर में। अगर वो येलो के येलो कलर में ही रहे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एसिड। और अगर वो रेड कलर में चेंज हो, अब जब वो चेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा, बेस। बोलो हाँ के ना। यहाँ देखो पीछे, मेरी बात पे यकीन ना हो तो यहाँ देखो, टर्मेरिक में कोई चेंज नहीं होता, येलो का येलो ही रहेगा। और अगर वो रेड कलर में आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, नो कलर चेंज, तो वो एसिड है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे। जैसा आप चाहो वैसे आप कर लो, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आप एक एग्जांपल फिनोल्फ्थलीन वाला भी लिख देते तो भी काम बन जाता। ठीक है ना? तो ये एक एक्टिविटी थी, वैसे एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। अब देखो कितना मजा आएगा। हम एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो मेटल से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? मेटल से। मेटल आपको पता है ना क्या होते हैं, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन देने की या डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना? शाइनी होते हैं बिहेवियर में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कंडक्शन दिखाते हैं। क्यों क्यों कंडक्शन इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। ये बात आपको पता है? ऑब्वियसली आपको पता ही होगी। ठीक है। अब देखो, मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है? हमें फॉर्मूला वाइज याद करना है, क्योंकि हमें तो पेपर में, एग्जाम में रिएक्शन लिखने के लिए आएगी ना। मुझसे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि भाई मेटल की प्रॉपर्टीज बताओ, ये तो पूछा नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, पहले मैं एक साथ, पहले मैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स देखूंगा, फिर मैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स बेसिस विद मेटल्स देखूंगा। पहली स्लाइड में देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स क्या होगा। जब हमारे एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल से तो वो मेटल सॉल्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेटल सॉल्ट्स बनाएंगे। यानी कि सॉल्ट बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? मेटेलिक सॉल्ट बनेगा। अब आप कहोगे कैसे? एसिड प्लस मेटल कैसे देगा सॉल्ट? तो देखो, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्यों? क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन होता है। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो मैं ले लेता हूँ कोई मेटल है Zn प्लस, एसिड कौन सा लूँ, H2SO4 ले लूँ? हाँ, H2SO4 ले लेता हूँ, H2SO4। अब मेटल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। और वो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। सिर्फ कॉपर वगैरह को छोड़ दो, कॉपर, अर्जेंटेनियम, ठीक है, गोल्ड, वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं, जो रिएक्टिव है, जिससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करेंगे? इसको डिस्प्लेस कर देंगे। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा। और ये क्या होगा? अलग हो जाएगा हाइड्रोजन। तो Zn ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और खुद क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। ठीक है। अब इस केस में भी अगर आप देखो तो जिंक मेरा क्या है? मेटल। और ये मेरा क्या है? एसिड। ये मेरा एसिड है और ये मेटल है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एसिड और मेटल मिलके क्या दे रहे हैं? सॉल्ट दे रहे हैं, ZnSO4 दे रहे हैं और हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। तो यानी ये वाली बात मेरी सही है, यानी ये वाली बात मेरी सही है। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या करा है इस एग्जांपल में, जिंक ग्रेनुअल्स को रिएक्ट कराया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक टेस्ट ट्यूब में। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में मैं क्या करूंगा, सपोज करो कोई टेस्ट ट्यूब है इस टाइप से, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, जिंक ग्रेनुअल्स थे, क्या जिंक ग्रेनुअल्स भरे हुए थे। इसमें मैंने क्या करा, डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया। अब डाइल्यूट HCl का मतलब आप समझ रहे हो ना, यानी पतला, पतला एसिड होगा, पतला HCl होगा एकदम, जिसमें वाटर ज्यादा होगा, HCl कम होगा।
HCl कम होगा और वाटर ज्यादा होगा। ऐसा मैंने HCl डाल दिया इसमें, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। और जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा जिंक हाइड्रोजन को, और Cl के साथ लग जाएगा, ZnCl2 बना लेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। और ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक रिएक्टिविटी भी है आपकी बुक में, जिसमें हाइड्रोजन गैस एज अ पॉप साउंड एकदम होता है ना, ऐसे पॉप साउंड सुनाई देगा आपको, हाइड्रोजन गैस निकलती है एकदम बुलबुले टाइप का जो साउंड आता है ना, एकदम पॉप साउंड वाला। तो वो एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो आप पढ़ सकते हो बुक में से, मैंने आपको इजी वे में भी समझा दिया। होता क्या है, रिएक्शन यही है, Zn प्लस HCl कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Zn इसको डिस्प्लेस मारेगा, क्या बनाएगा, Zn पे 2 चार्ज होता है और Cl पे 1, तो क्या हो जाएगा, ZnCl2। और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। अब आप कहोगे इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 2 Cl चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया बैलेंस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं। अब एक और आता है हमारा, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। मतलब बेस की रिएक्शन जब मैं मेटल के साथ करवाऊंगा, तब मेरा उस केस में क्या होगा और क्या चेंजेस मुझे देखने को मिलेंगे। अरे सिंपल है, हमने जो एसिड्स में देखने को मिला है ना, वही बेसिस में होगा। एक चीज तो कॉमन ही है, कम से कम एक चीज तो कॉमन ही है कि मेटल है और बेस है, मेटल है और बेस है। वहां पर मेटल और एसिड था, मेटल मेटल यहाँ पर कॉमन है। और एक और चीज कॉमन है, प्रोडक्ट में हमें एक और चीज कॉमन मिलेगी, और वो है हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। बस हाँ, जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, बेस सॉल्ट बनेगा। जैसे बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मतलब बेसिस जो है रिएक्ट करते हैं मेटल से, क्या करने के लिए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए। ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। और एक और चीज नोट कर लो, सभी मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकते बेसिस से, सब नहीं करेंगे। द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स प्रेजेंट इन द बेस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। मतलब जो मेरा मेटल होगा और जो मेरा दूसरा बेस होगा, अगर मान लो कोई बेस में लेके चल रहा हूँ NaOH, कोई बेस में लेके चल रहा हूँ KOH, तो उसमें भी मेटल है ना, सोडियम है, पोटेशियम है। तो जब मैं मेटल ले रहा हूँ तो वो उससे क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, उससे रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तभी वहां पर रिएक्शन का मजा है, तभी वहां पर रिएक्शन का मजा है। अब ये आप कहोगे कैसे, अरे मैं समझाता हूँ, रुको। बेस प्लस मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल ले ले, एग्जांपल है जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड इनवॉल्वेट जिंक हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रिएक्शन में NaOH लिया और Zn लिया। अब मुझे एक चीज बताओगे, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है या जिंक। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम ऊपर आता है ना, सोडियम तो एल्कलाई मेटल है, और हमें पता है, वी नो दैट, कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से। तो यहां पर क्या होगा, क्या जिंक सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक कम रिएक्टिव है। तो क्या होगा इस केस में, तो इस केस में हमें हाइड्रोजन गैस तो देखने को मिलेगी, इवॉल्व तो होगी, बट ये Zn यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, Zn यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, Na2ZnO2, जिसको हम सोडियम जिंकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। तो ये वाला जो केस है ना, थोड़ा सा आपको याद करके चलना है, ये वाला केस आपको थोड़ा सा याद करके चलना है। कुछ चीजें हैं जो आप याद कर लोगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, आप खुश रहोगे, ठीक है। खुश रहोगे मतलब इन द सेंस कि क्वेश्चन हो जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएगी, सही रहेगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। क्वेश्चन ले ले। अब ये है, when zinc metal is treated with a dilute solution of a strong acid, a gas is evolved which is utilized in the hydrogenation of oil. Name the gas evolved, write the chemical equation for the following reaction. अब देखो, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले ये वाली रिएक्शन हम कर भी रहे थे,
इसमें देखो बोल क्या रहा है कि जिंक मेटल को ट्रीट कराओ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम नहीं दिया है, सबसे बढ़िया काम इसने ये किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम नहीं दिया है और ये बता दिया गैस इवॉल्व है विच इज यूटिलाइज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। एक गैस इवॉल्व हो रही है जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में यूज होता है। नेम द गैस इवॉल्व, वो पूछा कौन सी गैस है, पूछा है कि उसके रिएक्शन भी बताओ इक्वेशन भी बताओ। तो देखो पहले मैंने क्या किया, जिंक मेटल लिया, ट्रीट कराया किससे, डाइल्यूट सॉल्यूशन थे तो मैं डाइल्यूट HCl ले लूंगा, डाइल्यूट HCl ले लूंगा, क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2 बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, वही बैलेंसिंग वाला काम। अरे थोड़ी देर पहले ही ये वाली रिएक्शन देखी हमने, इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती थी ना। तो गैस कौन सी निकली है, हाइड्रोजन गैस, ये पहला क्वेश्चन था ना, तो हाइड्रोजन गैस। और रिएक्शन लिखनी थी वो भी मैंने लिख दी। ये वही आपकी एक्टिविटी से क्वेश्चन है। अगर मेरे को सपोज करो इस क्वेश्चन में ही ये कहा जाता कि H2SO4 से रिएक्शन करवाओ, अगर कहा जाता तो वो मैं करवा सकता था। Zn प्लस H2SO4 क्या होता था, ZnSO4 बनता था, जिंक सल्फेट बनता था और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती थी। ये वाला केस भी हमने पढ़ा था ना शायद, हाँ किया तो था। अरे ये रहा, ये देखो तुम कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो। ये पढ़ा तो था हमने जिंक सल्फेट वाला केस। Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये वाला केस भी हम कर सकते थे। तो ये सब चीजें आपको समझ आई कि नहीं आई, पहले एक बार ये देखो, एक बार फिर से आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से देखो रिएक्शन को, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिएक्शन समझ ली ना, इस पे कमांड कर ली तो बस सारा काम हो गया, आगे कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट, ओ खत्म। ठीक है, तो आपका पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 1 में हमें आज इतना ही करना था। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लेकर आऊंगा आगे का जो भी हमारा बचा हुआ है, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा मजा आया ये वाला सेशन करके, और बहुत ही ज्यादा चीजें जो है हमारी एक तरीके से कह सकते हैं डीप में गई है। तो डीप में चीजें हमने पढ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे थ्योरी के बजाय। इस वाले में थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट किया था, तो थ्योरी वाले पार्ट पे हमने ज्यादा फोकस किया था। वो फोकस करने का तरीका या फिर फोकस करने का मेरा इरादा भी यही था कि आपकी तैयारी जो है वो बेस्ट हो सके। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना कि मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ यार मजा आ गया। और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो खुश होके जाएं, वो ये लेक्चर देख के ना खुश होके, मतलब एकदम से होता है ना कि मोटिवेटेड होके जाएं, उनको लगे कि यार कुछ फायदा हुआ है, कि अब मजा आ गया है, अब कमबैक होगा। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको वैसे भी पता है आपके पास दो ही तरीके हैं मार्क्स करने के, पहला है पढ़ना, दूसरा है स्ट्रेटेजी लगाना। स्ट्रेटेजी हमने बता दी है, और भी वीडियोस आएगी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, वैसे तो हमने डाल रखी है अपने चैनल पे, चाहे वो PYQ वो वर्सेस सैंपल पेपर हो, और भी कई टाइप की मैंने स्ट्रेटेजिक वीडियोस डाली है, वो आप चेक कर सकते हो। और भी हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टूडेंट्स की हम उनको मोटिवेट करके भेजे। वो ऐसा नहीं कि स्ट्रेसफुल हो के बिल्कुल परेशान हो के एग्जाम सेंटर पे जाए और रोने लग जाए कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और बहुत बच्चे अभी इस टाइम पे इस पीरियड में जो एग्जाम्स आने वाले हैं ना, और 1 महीने बाद देखना मोटिवेट होना, वो डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। होता है, ये चीज ह्यूमन बिहेवियर है। आपको खुद लगने लगेगा अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है कि यार अब क्या होगा, नंबर नहीं आए, मार्क्स नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, वो वाली चीज आ जाती है। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। देखो अभी भी समय है, एक होती है ना कहावत, जब जागो तब सवेरा, और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो वो वाली चीज है यहाँ पर। तो हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सिर्फ ये 1 शॉट लेक्चर रिवीजन सीरीज देखो, PYQ सॉल्यूशन एंड डिस्कशन देखो, टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर लिया उसको आप अच्छे से करो, सारे के सारे टेस्ट। और आपको हिम्मत रखनी है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको शीशे के आगे जाके कहना है एक बार
कि आई कैन डू इट, बस क्या करना है ये भी नहीं, सिर्फ आई कैन डू इट। अगर आप में मोटिवेशन है ना, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। मांझी ने तो पहाड़ तोड़ दिया था, आपको तो सिर्फ क्लास 10th करनी है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग। तो थैंक यू टू अटेंड दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।